हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो इस लेक्चर में हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो है समरी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, ये रहा। और अगर तुमको पूरा ये पीडीएफ चाहिए क्लास 11th 12th के एनसीईआरटी का, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है पिंड मैसेज में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फिजिक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस। ठीक है, फिजिक्स जो है हम लोग क्वांटिटी का बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेजर करते हैं चीज़ों को। तो बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसका मेजरमेंट का साइंस है। सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव बीन चूजन एज फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, यानी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसमें से कुछ कुछ क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम दिए हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर ही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया जो हम लोग मोल बोलते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गया जिसको हम लोग यूनिट कैंडेला यूज़ करते हैं। ठीक है, कैंडेला। तो ये जो 7 क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ का नाम दिए हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है, ईच बेस क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen but properly standardized reference standard called units। यानी हम लोग इसका जो क्वांटिटी है उसको एक यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिस पे मतलब पूरा दुनिया एग्री करता है कि हाँ ठीक है, हम इस यूनिट पे इसको मेजर करेंगे। जैसे कि आपका मीटर हो गया, किलोग्राम्स हो गया, सेकंड्स हो गया, एम्पेयर हो गया। एम्पेयर किसका हो गया? इलेक्ट्रिक करंट ही का हो गया। केल्विन हो गया टेम्परेचर का, मोल हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और कैंडेला हो गया लुमिनस इंटेंसिटी का, ये वाला जो हम लोग यहाँ देखे थे। तो ये सातों का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मेंशन किया हुआ है। थस लिखा है द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अब देखो यार, ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ है तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा? फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स का नाम दे देंगे। पॉइंट नंबर 3 है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज कैन बी expressed as a combination of base units and are called derived units। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये वाला जो सातों यूनिट्स है ना, इसको मिला जुला के, ये जो सातों यूनिट्स है इसको मिला जुला के हम लोग एक और नया यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी जितना भी यूनिट्स है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके अंदर क्या आ गया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आ गया? फंडामेंटल भी आ गया और डेराइव्ड भी आ गया। तो ये दोनों यूनिट्स को मिला के हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, जैसे तुम ये देखो, द नंबर 4 क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसको हम लोग SI बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल हो गया। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट, यानी जो 7 बेस यूनिट था उस इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम एंड इज़ वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि अभी दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट सिस्टम है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, और हम लोग इसको ही को इंटरनेशनली यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये 7 बेस यूनिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, द SI यूनिट्स आर यूज्ड इन ऑल फिजिकल मेजरमेंट। यानी ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स में हम लोग SI यूनिट्स ही का यूज़ करते हैं, चाहे वो फॉर बोथ बेस क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, इन दोनों में ही हम लोग SI सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहाँ से ऑब्टेन होता है? फंडामेंटल से ऑब्टेन्ड होता है। तो यानी फंडामेंटल और डेराइव्ड में सब में SI यूनिट्स का यूज़ होता है। सर्टेन डेराइव्ड यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ SI यूनिट्स विथ द स्पेशल नेम। यानी कि हम लोग डेराइव करके कुछ यूनिट लाए, उसका हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दे दिए, एक स्पेशल नाम दे दिए। जैसे कि जूल हो गया, न्यूटन हो गया, वॉट हो गया, एक्सेक्टर। तो ये सब एक स्पेशल नेम दिया गया है। जैसे हम तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि अगर हम लोग मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, और अगर फोर्स को भी हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क आता है। तो इसका अगर यूनिट वाइज देखो तो मास और एक्सेलरेशन, और हम लोग डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन और लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट आएगा वो एक ये वाला यूनिट आएगा, mL²T-2। तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया हम लोग जिसको जूल बोलते हैं। तो ये डेराइव्ड यूनिट्स का एक स्पेशल नाम जूल्स वगैरह दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, द SI यूनिट हैव वेल डिफाइंड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स सिंबल। यानी कि यूनिट्स हो गया, अब यूनिट्स का सिंबल भी होता है। जैसे हम लोग
एम यूज़ करते हैं फॉर द मीटर, केजी यूज़ करते हैं फॉर किलोग्राम्स, सेकंड्स यूज़ करते हैं, एस वाला सिंबल यूज़ करते हैं फॉर सेकंड्स, ठीक है। एम्पेयर के लिए ए यूज़ करते हैं, न्यूटन के लिए एन यूज़ करते हैं। तो एक यूनिट सिंबल भी यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, फिजिकल मेजरमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड फॉर स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटीज़ इन साइंटिफिक नोटेशंस। यानी अगर हम लोग बहुत ही छोटा स्मॉल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको एक स्पेसिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिक नोटेशन से यूज़ करते हैं विद अ पावर ऑफ 10। तुम सोचो कि ये सिर्फ बड़ा के लिए यूज़ होता है, नहीं भाई। जैसे जैसे तुम देखो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो इसके लिए भी हम लोग 10⁸ यूज़ करते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा क्वांटिटी है तो इसको भी हम लोग इसका प्रेसिशन डिफाइन करने के लिए, कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए हम लोग इसको भी पावर 10 के पावर से यूज़ करते हैं, जैसे कि -31 kg तुम देख सकते हो। क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशंस, जैसे कि हम लोग 10 लगा दिया, 10 की पावर लगा दी, एंड प्रीफिक्सेस आर यूज टू सिंप्लीफाई मेजरमेंट नोटेशंस, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्रीफिक्सेस क्या हो गया, किलो हो गया, माइक्रो हो गया, तुम पढ़े होगे ना, किलोग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, माइक्रो जूल्स। तो इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, ये -6 होता है, किलो का 10⁻³ होता है, सॉरी। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक स्पेसिफिकली कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। एंड न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन, ठीक है, हम लोग कंप्यूटेशन करने के लिए भी काफ़ी, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, या फिर गिविंग इंडिकेशन टू प्रेसिजन ऑफ द नंबर्स, यानी नंबर के प्रेसिजन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेसिजन कैसे यूज़ होता है, देखो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 × 10⁸, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स आता, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा और ये एग्जैक्ट प्रेसिशन देगा। अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते तो एग्जैक्ट इसका प्रेसिशन मिलता है कि हाँ कितना एग्जैक्ट है ये क्वांटिटी। तो हम लोग को ये वाला चीज़ प्रेसिजन में भी हेल्प करता है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 8। सर्टेन जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड फॉर यूजिंग नोटेशंस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कौन सा हो गया तुम्हारा इसमें, हाँ ठीक है, हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज़ करते हैं कि कैसे यूज़ करना है। एंड स्टैंडर्ड सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स, यानी कि मीटर हो गया, लेंथ हो गया, ये सब टाइप के हम लोग सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं, सिर्फ एसआई यूनिट के लिए नहीं, सम अदर यूनिट जैसे कि सीजीएस यूनिट, ये सब के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड एसआई प्रीफिक्सेस फॉर एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्ली द फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यानी हम लोग प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं, जैसा कि तुमको बताया किलोग्राम, माइक्रोग्राम, ये सब टाइप के प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। In computing any physical quantity, the units for derived quantities involved in the relationships are treated as though they were algebraic quantities till the desired units are obtained। यानी इसको जो है हम लोग derived units निकालते हैं, जैसे मान लो डेंसिटी है, ठीक है, भैया होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो हम लोग इसका जो यूनिट है उसको लिख सकते हैं kg/, मीटर क्यूब होगा यहाँ पर, सॉरी, तो मीटर क्यूब लिख देते हैं, kg/मीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसको एक प्रॉपर तरीक़ा से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा था, एज इफ देवर एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़, तो यानी हम लोग केजी को क्या चीज़ से डिवाइड किए, मीटर इंटू मीटर से किए, तो यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, यानी एज इफ देवर एल्जेब्रिक क्वांटिटीज टिल द डिज़ायर्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी जब तक हम लोग का प्रॉपर यूनिट्स आ ना जाए तो हम लोग तब तक इसको ऐसे करते हैं। नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, इन मेजर्ड एंड कंप्यूटेड क्वांटिटीज़ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली शुड बी रिटेन्ड, यानी इसके अंदर हम लोग सिर्फ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही रिटेन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग को 2.5 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 3.2 मीटर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8.0 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको रिटेन किया, हम लोग 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लाए, हम लोग अपने मन से ऐसे करके नहीं दे दिए। तो वही लिखा हुआ है। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या डिटरमाइन करता है, ये आपका प्रेसिजन डिटरमाइन करता है, कितना वैल्यू प्रेसाइज है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर्स को निकालने का रूल्स भी होता है। कुछ रूल्स हम यहाँ पर लिख के लाएँ, सारा लिख के नहीं लाएँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, और ये समरी कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स है ऐसे करके, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गया। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर के पीछे जितना भी ज़ीरो आता है, भले ही वो पॉइंट के पीछे या आगे हो, तो हम लोग 2 ही लेते हैं, तो ये वाला जो है 2 हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर क्या है, यहाँ पॉइंट के आगे 0 आता है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, इसके अंदर सारा काउंट हो जाएगा। तो ये वाला
सर्टेन रूल्स को हम लोग को फॉलो करना रहता है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैरिंग आउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद देम, यानी इसके अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स मस्ट बी फॉलोड, यानी हम लोग राउंडिंग ऑफ भी करते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो आंसर हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो ये आया है, ठीक है, 8.55 आया है। लेकिन जबकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, तो हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंड कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ करने से क्या होगा, ये हम लोग का 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को रूल्स को डील करना है, कैलकुलेशंस को डील करना है। हो गया अनसर्टेन डिजिट्स मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 11, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, देखो लिखा हुआ, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यानी कि जो बेस क्वांटिटी का जो हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक नेचर बताता है, ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हम लोग अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, जो लेंथ है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, वो एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है बहुत यूज़फुल हो जाता है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कैलकुलेशन बेस्ड। अब ये जो अब क्या लिखा हुआ है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। लिखा है डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन, यानी अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तब वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट या करेक्ट इक्वेशन ही हो। फॉर एग्जांपल तुम ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये वाला और ये वाला में, ठीक है, इसके अंदर देखो डायमेंशनली सही है, यूट है, हाफ AT स्क्वायर है, हाफ का तो कुछ मतलब ये नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको अगर लिखो ना लिखो बात एक ही आता है। तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या इक्वेशन सही है, ये वाला इक्वेशन सही है, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़े, लेकिन ये वाला इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इसको हम लोग हाफ अगर मिस कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो लिखा हुआ है बट डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। तो ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ टी मिसिंग है, ठीक है। तो ये डायमेंशनली तो रॉन्ग है, अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो पक्की सी बात है कि ये इक्वेशन तो गलत होगा ही। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इक्वेशन का डायमेंशन सही है तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन सही हो, इक्वेशन वही सही होता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला अजर्शन रीज़न से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये PDF चाहिए होगा तो हमको सेंड कर देना, टेक्स्ट हम भेज देंगे, ठीक है।